हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को डिस्कस करने वाले हैं। संविधान की विशेषताएं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। मान लीजिए अगर आप एलएलबी फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर आता है उसमें विशेषताएं आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पर पूरा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं वो सभी मेजर एक्ट्स पर होने वाली हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम जो भी आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, जितने भी मेजर एक्ट आपके जो भी जुडिशरी से रिलेटेड पेपर हैं जिनमें पूछे जाते हैं उन सब पर हम सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी विशेषताएं जो हैं वो सब डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की, क्योंकि इसमें वीडियो में जो है हम विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, तो सबसे बड़ी जो विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो है इसका विशाल स्वरूप। यानी ये इतना ज़्यादा विशाल है कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा नहीं है। ऐसा क्यों है? जो सर आइवर जेनिंग्स हैं उन्होंने एक बार कहा था कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 10 अनुसूचियाँ पहले थी, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है? अब सब कुछ बढ़ गया है। आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, 395 से 448 हो गए हैं, भाग 22 से 26 हो चुके हैं और अनुसूचियाँ भी जो शेड्यूल्स हैं वो 10 से अब 12 हो चुकी हैं। तो ये हमारे संविधान का विशाल स्वरूप दिखाता है कि इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे शेड्यूल्स और इतने सारे जो इसमें पार्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से देखिए हमने मूल अधिकार लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व, जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं अलग से वीडियोज़ में, हमने वो अडॉप्ट किए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं। तो इस तरह से हमने हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है अदर कंट्रीज़ के, उनसे कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है और सारी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिए हैं। तो ये तो बात थी इसके विशाल स्वरूप की। अब हम बात करेंगे इसकी जो सेकंड जो विशेषता है, जो दूसरी विशेषता है हमारे संविधान की वो। तो दूसरी विशेषता है इसका प्रभुत्व संपन्न होना, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य की ये स्थापना करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसी में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाद में ऐड किए गए, प्रियम्बल में पहले नहीं थे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम एक एक वर्ड का, इनका अलग अलग मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए, अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियाँ खुद निर्धारित करने को ही कहा गया है प्रभुत्व संपन्न। यानी जो इंडिया है वो आंतरिक में यानी इंटरनली, और विदेशी जो नीतियाँ होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उनमें पूरी तरह से वो खुद ही निर्धारित करता है। इस तरीके से भारत जो है इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत की सरकार आंतरिक और बाह्य मामलों में, जो इंटरनल मैटर्स होते हैं और जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, उनमें अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह संप्रभुता किसी भी देश की सत्ता में नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश की जनता में निहित है। तो हमारे देश की जनता में ये सारी पावर जो है निहित है। जनता को यहाँ पे सॉवरेन एक तरीके से माना गया है। अब दूसरी जो विशेषता है वो है लोकतंत्रात्मक। इस वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जिसका पूरा प्राधिकार जनता में निहित होता है, डेमोक्रेटिक, है ना, जो जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश का शासन जो है वो सीधे जनता द्वारा, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो चलाते हैं, है ना। जैसे देश के मंत्रियों की नियुक्ति, जो मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति होती है वो जनता ही तो चुनती है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसी उद्देश्य से हमारे संविधान में जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क नागरिक हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको राइट टू वोट दिया गया है ना, उन्हें वोट डालने का अधिकार जो है वो दिया गया है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष शब्द।
तीसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। तो ऐसे राष्ट्र से है पंथ निरपेक्ष का मतलब जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें 42वें संशोधन से 1976 में ऐड किया गया था। इससे पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका समाजवाद। ये वर्ड भी पहले नहीं था, इसको भी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में ऐड किया गया। और समाजवाद की जो अवधारणा की जाती है वो भारतीय संविधान में इकोनॉमिक जस्टिस जो आया है उस शब्दावली से निकल कर आया है। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। समाजवाद की कोई डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है और इसकी कोई डेफिनेशन दी भी नहीं गई है। समाजवादी और जो लोकतांत्रिक हैं ये दोनों ही प्रकार के संविधान में शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, मतलब समाजवादी वर्ड का भी है प्रियम्बल में वो यूज और लोकतांत्रिक वर्ड का भी है। साधारण शब्दों में समाजवाद का मतलब होता है उत्पादन के जितने भी मुख्य साधन हैं, जो भी सोर्सेज हैं उत्पादन के, प्रोडक्शन के, वो राज्य के हाथ में हैं, यानी स्टेट के हाथ में हैं और इसके कंट्रोल में ही है। जो भी हमारे जो भी सिस्टम चलता है पूरा वो स्टेट के हाथ में है ये सब कुछ। लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो एक अनोखा समाजवाद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मिक्स इकोनॉमी पर आधारित है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत गतिविधियों को भी बराबर महत्व दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन के सारे सोर्सेज हैं वो स्टेट के हाथ में हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे जो व्यक्तिगत गतिविधियाँ हैं, है ना, जो पब्लिक की अपनी पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है गणराज्य। अब गणराज्य शब्द का क्या मतलब हुआ? तो ये कहता है कि भारत में वंशानुगत राजा के पद को ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर कोई राजा शासन करता है देश में, अभी भी ऐसे हैं कंट्रीज़ जहाँ पे अगर एक राजा शासन करता है तो उसके बाद उसका बेटा, है ना, फिर उसका पोता, इस तरीके से शासन करता है। वो एक ही फैमिली जो है वो शासन करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे वंशानुगत राजा के पद को ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि भारत का जो शासन है वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको डेमोक्रेटिक वर्ड जब का मीनिंग जो क्लियर किया था उसमें बताया था कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो इसका शासन जो है वो चलाते हैं। इसके बाद जो अगली विशेषता है हमारे संविधान की वो है संसदीय ढंग की सरकार, यानी कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकार चलाई जाती है। संघात्मक संविधान में देखिए दो तरह की सरकारें होती हैं। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है अध्यक्षात्मक, एक होती है संसदात्मक। अमेरिका की सरकार तो अध्यक्षात्मक सरकार का सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है ना। सारी शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, सारी कार्यकारिणी शक्ति। प्रेसिडेंट का निर्वाचन सीधे जनता से होता है वहाँ पर, ऐसा ही होता है। और कार्यकाल भी वहाँ पर 4 साल का है जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है, और वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है, जब चाहे उन्हें हटा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट की तरीके से होता है। वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, केवल नाम का होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है, जो मंत्रिपरिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद कहलाती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है मंत्रिपरिषद का। तो वास्तविक शक्ति होती है इनके हाथ में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी होती है, और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। तो ये फर्क है अध्यक्षात्मक सरकार और संसदीय सरकार में। हमारे यहाँ पे कैसी है? संसदीय सरकार है, जहाँ पे राष्ट्रपति नामात्र का प्रधान और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है, जो मंत्रिपरिषद कहलाती है। इसके बाद संविधान की जो चौथी विशेषता है वो है इसके फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी विशेषता मैं इसे कह सकती हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर व्यक्ति को देखे दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, घूमने का, बिजली का, न जाने कितने ढेरों अधिकार, कितने ढेर राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स में टाइम टू टाइम जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं ये मूल अधिकार, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मूल अधिकार भी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जैसा कि मैंने कहा, और इनके रक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? इनका दायित्व दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट को इन अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है, ठीक है ना, एक तरीके से इन्हें गार्ड की तरह से बनाया गया है। और लेकिन मूल अधिकारों भी जो हैं वो पूरी तरह से आत्यांतिक नहीं है, पूरी तरह से ये भी आपके एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं, है ना। तो बहुत सारे जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगली विशेषता। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी विशेषता माने जाते हैं, क्योंकि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को कुछ पॉलिसीज़ को कुछ फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स या कुछ नियम दिए गए हैं, हम ये कह सकते हैं, और उनको स्टेट को फॉलो करना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है उसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिन्हें पूरा करना स्टेट की ड्यूटी माना गया है। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब वीडियो में पहले हम ये विशेषता पढ़ रहे थे आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। इसीलिए देखिए, हम इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेट को कुछ ड्यूटीज़ पूरी करनी होती है, और आयरलैंड के संविधान से हमने इन्हें प्राप्त किया है, जैसा कि मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ठीक, फ्री में शिक्षा देना, एजुकेशन देना, देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इंटरनेशनल शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, सभी को समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये सब क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ग्लेविन ऑस्टिन ने जैसे विद्वानों ने भी नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है, तो इनको स्टेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए ये भी हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा गुण है फंडामेंटल राइट्स की तरह। इसके बाद आता है जो अगली विशेषता है हमारे संविधान की, वो है केंद्र की ओर उन्मुख संविधान। अब भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये फेडरल होते हुए भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, इसमें सेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। जब इमरजेंसी लगती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो संविधान पूरी तरह से हमारा एकात्मक रूप धारण कर लेता है ना, वो संघात्मक नहीं रहता, एकात्मक रूप धारण कर लेता है। साथ ही संविधान में कुछ ऐसे उपबंध भी दिए गए हैं जो शांति काल में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान कर देते हैं। संघात्मक एकात्मक दोनों ही विशेषताएं हमारे संविधान में पाई जाती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से फेडरलिज्म पर है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वयस्क मताधिकार, है ना। मैंने बताया था अभी ऊपर कि जो व्यक्ति वयस्क हैं हमारे देश के, 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको राइट टू वोट दिया गया है। तो देखिए, क्योंकि हमारा इस जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जनता की यहाँ पे सरकार है, देश का शासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं, जिनको भी जनता चुनती है 5 साल बाद। तो वयस्क मताधिकार का मतलब यही है कि भारत के सारे व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है जो 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो वोट नहीं डाल सकते हैं। वो अपने प्रतिनिधियों को अपने देश का शासन चलाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल में भेजते हैं। भारत हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार जो है वो मिला हुआ है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, वयस्क मताधिकार। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, अगली विशेषता है ना। एक फ्री जुडिशरी जो है वो हमारे पास है बिल्कुल। इसकी स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक संविधान दोहरी न्याय पद्धति जो है वो हमारे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है। अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को बहुत ही कठोरता से लागू किया जाता है अगर हम अमेरिका से इसकी तुलना करें तो, क्योंकि वहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एक न्यायपालिका होती है संघ की
और दूसरी होती है राज्यों की, स्टेट की। इसके विपरीत भारतीय संविधान में संघात्मक होते हुए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे देश के लिए एक ही व्यवस्था की गई है न्याय प्रशासन की, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। और आज भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही सारी कोर्ट्स पर लागू होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देश के सारे न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। जैसा मैंने बताया, देश की विधियों में एकरूपता और स्पष्टता, स्थिरता की दृष्टि से इकहरी न्याय व्यवस्था को लागू किया गया है ना। कोई भी नागरिक इस न्याय व्यवस्था से इनकार नहीं कर सकता। न्यायपालिका ही केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करती है और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है ना। हमारे जो संविधान का संरक्षक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई मतलब एक तरीके से उसकी स्वतंत्रता के भी बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। इस पर भी अलग से सेपरेट वीडियो है। अब बात करते हैं एक नागरिकता की। ये इसकी विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आमतौर पर दोहरी नागरिकता होती है। एक नागरिकता होती है आपकी संघ की, दूसरी होती है राज्यों की। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि अमेरिका जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब एक अमेरिका की हो गई, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, और दूसरी हो गई वहाँ के प्रांत की, जहाँ पर वो निवास करते हैं। एक तो कंट्री की हो गई, दूसरी वहाँ के प्रांत की। जिसमें कोई नागरिक स्थायी रूप से निवास करता है तो दोनों तरह के नागरिक के अधिकार कर्तव्य भी अलग अलग होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा फेडरल होते हुए भी केवल एक नागरिकता को मान्यता देता है, वन सिटीजनशिप को मान्यता देता है। भारत का हर नागरिक केवल भारत का ही नागरिक कहलाता है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें कि वो रहता है। इसके फलस्वरूप हर नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न जितने भी सारे राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, विशेष अधिकार हैं, वो सब समान रूप से मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। एक तो हमने पंथ निरपेक्ष वर्ड अपने अभी प्रियम्बल में पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है। अब एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने की कोशिश की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है वो करता है, जिसमें राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार क्या करेगी? किसी विशेष धर्म का पोषण नहीं कर सकती है ना, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकती। राज्य क्या करेगा? धर्म के मामले में बिल्कुल तटस्थ रहेगा, मतलब किसी भी धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव ना देना, सबको एक तरीके से देखना, ना तो किसी भी धर्म की घोषणा करता है, ना किसी भी धर्म का अनादर करता है, सबको आदर की दृष्टि से देखना, हर धर्म के साथ एक जैसा व्यवहार करना। भारत में हर नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मनाने की और किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने का पूरा फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया गया है, वो इसी उद्देश्य से तो शामिल किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं संविधान की अगली विशेषता की तरफ। तो संविधान की अगली विशेषता है नागरिकों के मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1976 के द्वारा देखिए संविधान में एक नया भाग ऐड किया गया था 4A, और एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया था 51A। इसी को जोड़कर संविधान में नागरिकों को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो दी गई थी। इसके बाद 86वां अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिससे 11वां मूल कर्तव्य भी ऐड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी तो संविधान की एक अनोखी विशेषताएं हैं। और केवल जापान ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो एक तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स की तरह ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ा गुण जो है वो माना जाता है। और इन्हें भी 42वें और 86वें संविधान संशोधन से इनमें भी कुछ ना कुछ संशोधन किया गया, या इनको ऐड करके ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। और जापान ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। इसके बाद जो अगली विशेषता है हमारे संविधान की वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 13 में ही न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। जो आर्टिकल 13 है वो देता है कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर, क्योंकि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट्स को ये दी गई है। अपनी इस पावर के अधीन ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विधानमंडलों के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध के विरोध में हो। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि आर्टिकल 13 में अपनी पावर का जो उन्हें जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है उसका यूज करते हुए वो उन सारे एक्ट को, अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं यदि वे भाग 3 में जो मूल अधिकारों की बात करता है उसके किसी भी प्रोविजन के विरोध में हो या नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करते हों। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लचीलापन और कठोरता का अनोखा मिश्रण। संघात्मक संविधान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी परिवर्तनशीलता होती है, यानी आप उसमें बदलाव कर सकते हैं इजीली। भारतीय संविधान में भी लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। इस विशेषता से भारतीय संविधान को देश की ज़रूरतों के हिसाब से समय समय पर आप चेंज भी कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। और कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन करना उतना आसान नहीं है। कुछ उपबंधों में परिवर्तन के लिए हमें विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसे लचीले और कठोरता दोनों का मिश्रण कह सकते हो, दोनों का मिक्सचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने जितने भी ऊपर विशेषताएं पढ़ी है ना, अब हम उन सबको ब्रीफ में देखेंगे, सिर्फ नाम देखेंगे ताकि आप इजीली इस चीज़ को रिकॉल कर सकें। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था विशालतम संविधान, बहुत बड़ा संविधान है दुनिया में। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वयस्क मताधिकार है ना, वोट डालने का अधिकार, केंद्र की ओर उन्मुख संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, एकल नागरिकता, लचीलापन और कठोरता का अनोखा मिश्रण जो हमने अभी पढ़ा है। और इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, संसदीय सरकार जो हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और लास्ट में है प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, समाजवादी। ये हमारे संविधान में जो प्रियम्बल में दिया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने उन सारी विशेषताओं को कवर किया है जो अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर आता है और उसमें अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप इन सबको इजीली ऐड कर सकते हैं। जो भी अमेंडमेंट है, जो भी यहाँ पे जोड़े गए हैं, कुछ अगर ऐड भी किया गया है तो वो भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में सब कुछ ऐड किया है। ठीक, बहुत ही इजी शब्दों में बनाने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।